नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 26 जून 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीयूएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के नेशनल अफेयर्स में। राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, आईएएफ एंड यूएस नेवी कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज इन इंडियन ओशियन। यानी भारतीय नौसेना, वायुसेना और अमेरिकी नौसेना एक साथ मिलकर इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में अभ्यास किया। यानी यह अभ्यास कहा जा रहा है, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास किया गया। On the first day, the Indian Air Force, Indian Navy and US Navy Ronald Reagan CSG exercise together. रोनाल्ड रीगन सीएसजी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। The aim of this two-day exercise is to further strengthen bilateral ties and cooperation. यानी यह 2 दिवसीय अभ्यास का यह जो लक्ष्य रखा गया है कि द्विपक्षीय संबंध और सहयोग और मजबूत होंगे और समुद्र की ताकत और मजबूत होगी। इससे जो है विश्व की अन्य शक्तियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। द इंडियन एयर फोर्स participated in the exercise with Jaguar fighter aircraft, Sukhoi 30 MKI, Falcon AWACS, airborne warning and control system, एयरक्राफ्ट नेत्रा, ये भी महत्वपूर्ण है, IL-78 मिड एयरक्राफ्ट, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडियाज वॉरशिप INS कोची एंड तेग along with P-8I submarine hunter aircraft and MiG-29 के aircraft also participated in the exercise. On behalf of the US Navy, Ronald Reagan Carrier Strike Group took part. ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। Since past few years, the Carrier Strike Group of the US Navy does exercises with the Indian Navy whenever it passes through the इंडियन ओशियन। यानी हिंद महासागर से जब भी इसका कैरियर ग्रुप गुजरता है तो यह अभ्यास जरूर कर रहा है। इससे जो है एक तरह से देखा जाए तो समुद्री निगरानी भी होती है, समुद्र की ताकत और बढ़ती है। बिकॉज इंडियन ओशियन इज, कह सकते हैं, जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भू राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स, द एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रीगन, द मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएस हल्से and the guided missile cruiser US-2 Silo have participated in the US Navy Carrier Strike Group. याद रखेंगे, तो इस सीलो ने भी हिस्सा लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें कौन कौन सा, कि रोनाल्ड रीगन और मिसाइल विध्वंसक हेल्से एंड गाइडेड मिसाइल सीलो, ऐसे दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन इसमें भाग लिया था। तो इस तरह से यहां पर आप देखें, पार्टिसिपेटिंग आर्मीज endeavored to hone their combat skill and promote peace, security and stability in the maritime domain. यानी यह अभ्यास में भाग लेने वाली सेनाएं अपने युद्ध संबंधी स्किल को बढ़ाने और समुद्री क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयास के हेतु इसे अंजाम दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, स्मार्ट सिटी अवार्ड। स्मार्ट सिटी योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी, जिसका 6 वर्ष पूरा हुआ है आज ही के दिन। तो इस तरह से यह जो है, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा इम्प्लीमेंटेशन में। उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट in the India Smart Cities contest of the Union Ministry of Urban and Housing. UP has first rank, while मध्य प्रदेश है सेकेंड एंड थर्ड रैंक पर तमिलनाडु है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे तमिलनाडु है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसे याद रखेंगे। इफ यू टॉक अबाउट सिटीज, अगर हम शहरों की बात करें तो इंदौर इन मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत शहर है। इंदौर, इंदौर को मुंबई कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है, बहुत खूबसूरत शहर है। एंड सूरत इन गुजरात हैव जॉइंटली सिक्योर्ड द first place, and on the other hand Chandigarh has been the first place among the union territory. यानी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है पहले स्थान पर। These awards have been announced on Friday on the occasion of complete 6-year smart city mission
अमृत योजना, प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना, इन तीनों योजनाओं के 6 साल पूरा हुए हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून 2015 को लॉन्च किया था। यानी 25 जून को, आज 26 है, याद रखिएगा। तो एक दिन पहले की खबरें रहती हैं, आज की भी कुछ खबरें रहती हैं। तो इसका जो मानक क्या है, इसका आधार क्या है, यानी इस योजना, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं, किस आधार पर, शहरों का गवर्नेंस कैसा है, इसका कल्चर कैसा है, यहाँ का इकोनॉमी कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वाटर सप्लाई कैसी है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, सैनिटेशन कैसा है, इन सब मानदंडों के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें जो है शहरी विकास मंत्री ने बताया कि यह अवार्ड 2018 से दिया जा रहा है। इसमें 5 कैटेगरीज तय की गई हैं, जैसे इंदौर एंड सूरत हैव वंस अगेन जॉइंटली टॉप द स्मार्ट सिटी रैंकिंग। 2018 में सूरत यह अवार्ड हासिल किया था। अहमदाबाद, वाराणसी एंड रांची, रांची क्या है, झारखंड की कैपिटल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। वाराणसी जो है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का शहर है, यहां से नरेंद्र मोदी चुनाव भी जीते हैं लोकसभा का। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह लीडरशिप अवार्ड मिला है। इस तरह से देश के कुल 100 सिटीज को स्मार्ट यानी डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट सिटी के रूप में। तो इस तरह से इनमें 9 प्रमुख शहरों को 4 स्टैक का से नवाजा गया है, जिसमें सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, वडोदरा रहे हैं। और स्वच्छता कैटेगरी में यानी क्लीनलीनेस कैटेगरी में जो है इंदौर और तिरुपति को दिया गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के आगरा, ताजनगरी, पेठा नगरी दूसरा स्थान हासिल है, वहां माइक्रो स्किल डेवलपमेंट सेंटर की पहचान मिली है। इसी तरह से देहरादून और वाराणसी को जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। अमॉन्ग द रिसिपेंट्स ऑफ द कोविड इनोवेशन अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कोविड इनोवेशन अवार्ड जो मिला है वाराणसी एंड महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली को ज्वाइंटली मिला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को भी इसी कैटेगरी में राउंड वाइज विजेता घोषित किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, टाटा ग्रुप होटल ताज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड इन 2021, यानी इस पैंडेमिक नामक महामारी में ताज सबसे महत्वपूर्ण मजबूत ब्रांड, होटल ब्रांड के रूप में उभरा है। तो अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस होटल 50 2021 रिपोर्ट में ताज इस सूची में सबसे ऊपर रैंक में था। और ताज जो है पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था इन फर्स्ट टाइम इन 2016, तब वह इसकी रैंक 38वीं थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एज पर दीज पैरामीटर, यानी इसमें पैरामीटर क्या है, ब्रांड फाइनेंस एक ग्लोबल ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी मेजर ब्रांड स्ट्रेंथ based on factors such as marketing investment, customer interaction, employee satisfaction, corporate reputation, इन सब पर जो है आंकती है। तो इस तरह से इसको बेस्ट मिला है। और टॉप 5 में दूसरे स्थान पर प्रीमियर इन, तीसरे स्थान पर मेलिना होटल इंटरनेशनल एंड एनएच होटल ग्रुप, फोर्थ पे सांग्री ला होटल्स एंड रिसोर्ट 5वें स्थान पर है। और इस तरह से टाटा ग्रुप का और भी अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज में आपने देखा था, यहीं पर हमने डाल दिया है कि पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा दानकर्ता इन्हें घोषित किया गया है। और यह जो है 7 लाख करोड़ से ज्यादा का दान किए हैं। तो इस तरह से जमशेदजी टाटा दान देने में बिल गेट्स और वारन बफेट से भी कहीं आगे हैं। और यह जो है टाटा ग्रुप, तो आप जानते ही हैं कि नमक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सभी तक दुनिया में यानी विश्व में यह इसके ब्रांचेस फैली हुई हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर में। जापान विल गिव असिस्टेंस ऑफ $93 मिलियन टू इंडिया। जापान भारत को $93 लाख की सहायता करेगा। किसके लिए? कोविड-19 की जंग में मदद के लिए। यह जो है चेन उपलब्ध करा रहा है। जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू इंडिया अंडर जापान इमरजेंसी ग्रांट इन एड स्कीम। उसके तहत जो है दिस हेल्प विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, टू इंश्योर वैक्सीनेशन इन एवरी कंट्री। तो इस तरह से महामारी के लिए जापान आगे आया है। और जापान हैज टेकन द लीड इंप्लीमेंटिंग कोवैक्स फैसिलिटी। ये जो कोवैक्स कार्यक्रम है WHO के द्वारा, इसमें विश्व के सभी देश एक मंच पर आकर मदद कर रहे हैं। तो इसमें जो है जापान ने टीकों की खरीद के लिए विश्व व्यवस्था के तहत कोवैक्स सुविधा के क्रियान्वयन में अगुवाई की है। और हाल ही में उसने $20 करोड़ के मौजूदा सहयोग के अलावा $80 करोड़ के वित्तीय योगदान की भी
घोषणा की है। अब जापान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ के जो राजा सम्राट हैं नारुहितो हैं, याद रखना नारुहितो, और इसकी कैपिटल टोक्यो है। इसकी मुद्रा जापानी येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। और ये देख रहे हैं ना, होकाइडो, होन्शो, शिकोको एंड क्यूशु द्वीप है। इसके बीच में सुगारू स्टेट है, याद रखिएगा। यहीं पर फ्यूजियामा, यहाँ वोल्केनिक माउंटेन भी है। और जापान की 60% आबादी होन्शु द्वीप में ही रहती है। जैसे कि ओसाका है या ना, इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया सेंट स्टेट ऑफ द आर्ट नोबेल शिप फॉर एड टू श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका की सहायता के लिए अत्याधुनिक नौसैनिक जहाज भारत ने भेजा है, नेविगेशन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये जो है क्यों भेजा है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी 22 जून को वहां घटना हुई है, आग लग गई। तो ऐसे में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी इस तरह से ऑपरेशन सागर आरक्षा 2 की निरंतरता में सर्वेक्षण संचालन हेतु नेविगेशन बहाल करने के लिए सहायता किया है। और उसका नाम है आईएनएस सर्वेक्षक को बृहस्पतिवार को ही भेज दिया था। कोलंबो बंदरगाह के बाहर के क्षेत्रों में वह नेविगेशन कर रहा है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द श्रीलंकन नेवी, द लाइबेरियन फ्लैग्ड एमएससी शिप हैड लेफ्ट कोलंबो पोर्ट ऑन 22 जून एंड इट was on its way to Singapore. सिंगापुर जा रहा था, but it had caught fire after crossing श्रीलंका's maritime border. वहां से गुजर रहा था जिससे कि आग लग गई। तो यही कारण है कि भारतीय तटरक्षक दल भी इसमें सहायता भेजा है और भारत मदद कर रहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, यानी पड़ोस पहले की नीति। पहले हम अपने पड़ोसी देशों की रक्षा करेंगे, फिर विश्व के अन्य देशों की सहायता सुरक्षा करेंगे। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे। यहाँ की हाईएस्ट पीक याद रखना पिदुरुत्तातलगाला है, याद रखेंगे। अनुराधापुर इसकी पुरानी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर हम्बनटोटा, यहीं पर चीन ने अपना बेस बनाया हुआ है। ये जाफना पेनिनसुला, यहाँ एलटीटी उग्रवादी संगठन अब हालांकि डोरमेंट स्टेज में चला गया है। यहाँ महावेली गंगा भी बहती हैं। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन में। सोलर एंड विंड पावर इज चीपर देन प्रेजेंटली ऑपरेटिंग 91% ऑफ इंडियाज कोल प्लांट्स, यानी भारत के 91% कोल संयंत्रों के संचालन से सस्ती सौर और पवन ऊर्जा है। दोस्तों, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रोल निभा सकता है भारत के पर्यावरण और प्रकृति को बचाने में। अब वो कहेंगे कैसे? जैसे पोल्यूशन से आप देखते हैं कि हर साल 10 लाख से अधिक लोग पोल्यूशन से मृत्यु हो रही है। तो इन सब को हम बचा सकते हैं, क्योंकि कोयला आधारित जो ऊर्जा होती है इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होता है। इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और यह जो है सस्ती पड़ रही है। 2010 से और 10 सालों में बहुत अंतर आ गया है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि 47,468 करोड़ रुपए की बचत होगी। यही नहीं, 676 टेरावाट घंटे कोयला उत्पादन में कमी आएगी। तो इस तरह से इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन द ऑनगोइंग वॉर अगेंस्ट राइजिंग एयर पोल्यूशन। मैंने कहा ना, एयर पोल्यूशन सोचिए 64.3 करोड़ टन की गिरावट आएगी अगर हम लोग विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का उत्पादन ज्यादा करेंगे। अब सोचिए कितनी कीमत आ रही है, पर किलोवाट घंटा मात्र ₹2.45। इसी तरह से विंड एनर्जी में ₹2.37। तो यह जो है सस्ता पड़ रहा है कि नहीं? अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो $1971 था कब? 2010 में। अब यह जो है घटकर $1315 2020 में, और अपने भारत में मात्र $1038 प्रति किलोवाट पड़ रहा है। तो ऐसे में हम लोग इसका और ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और यह देखिए ना, 2020 के दौरान भारत में यह कीमत $596 प्रति किलोवाट थी, जो कि चीन से करीब 8% कम है। तो क्यों ना हम इसे जो है उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाएं। और दोस्तों, भारत में बहुत ही असीम संभावनाएं हैं विंड एनर्जी की एंड सोलर एनर्जी की, क्योंकि यह ट्रॉपिकल रीजन में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, और इसके साथ साथ भारत में कम से कम 330 दिन तक सूर्य की रोशनी मिलती है, 345 तक, 330 से 345 दिन तक। तो ऐसे में सोलर एनर्जी के लिए बहुत असीम संभावनाएं हैं, और आज भारत इंडिया की 5वें रैंक पर है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इस तरह से भारत 2022 तक 175 गीगावाट सोलर एनर्जी या अक्षय ऊर्जा का विकास करने के लिए प्रयासरत है।
हालांकि अभी वह अपने इस लक्ष्य से काफी दूर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लान। दोस्तों आज हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है योजनाओं का, क्योंकि यहां से योजनाओं से भी एक प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में सीधे आ जाते हैं कि यह योजना कब स्टार्ट हुई, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना से किसे लाभ मिलेगा, इस योजना को जो है कैसे मतलब इस इम्प्लीमेंटेशन होगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आज हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लिया है। तो यह योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। केंद्र सरकार ने द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फॉर प्रोवाइडिंग लोन अप टू 10 लाख, यानी यह 10 लाख रुपए तक का इसमें सहायता दी जाएगी, छोटी रकम का लोन दिया जाएगा। इसका देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुद्रा योजना। फर्स्ट क्या है, इजी लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना। और दूसरा क्या है, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्मॉल इंटरप्राइजेज, यानी जो है रोजगार को बनाना, जैसे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसमें 3 तरह के लोन हैं। कौन कौन से, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो शिशु लोन में है 50,000 तक का कर्ज दिया जाएगा, और किशोर लोन में क्या है 50,000 टू 5 लाख, एंड जो तरुण लोन है वह 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का कर्ज लिया जा सकता है। तो यह जो है यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। हम बात करेंगे WWF इंडिया हैज इंडक्टेड उपासना कामिनेनी, डायरेक्टर हैं ये अपोलो हॉस्पिटल की। इनको एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज इनका नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यह जो है महत्वपूर्ण है, यह नियुक्ति याद रखेंगे। और यह साउथ इंडियन हीरो चिरंजीवी के बेटे रामचरण की वाइफ भी हैं। दोस्तों WWF इसका जो इंडिया का है 1969 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इसका काम ही है कि कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिंग नेचुरल हेरिटेज एंड इकोलॉजी, यानी प्राकृतिक विरासतों की रक्षा करना, पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, इन सब पे यह कार्य करता है। समझ में आई बात। और ये उपासना कामिनेनी अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरपर्सन एंड अपोलो लाइफ वाइस चेयरपर्सन के साथ साथ बी पॉजिटिव मैगजीन के एडिटर इन चीफ भी हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का नाम तो सुना होगा, इनकी बॉलिंग से बड़े बड़ों के होश उड़ जाते हैं। तो इन्हें OnePlus का ब्रांड एम्बेसडर, घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पादों के लिए क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। दोस्तों आज हमने 8 महत्वपूर्ण पुस्तकों को लिया है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, SY कुरैशी, पूर्व चुनाव आयुक्त, हाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। मनोहर पारीकर, पूर्व रक्षा मंत्री। ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुभा प्रभु, अब ये दुनिया में नहीं है। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, मोहम्मद जीसान। राइटर अंडर आवर नोज, R गिरधरन, यह जो है RBI के महाप्रबंधक, इन्होंने लिखा है। सौमित्र चटर्जी, ये लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग, अर्जुन सेन गुप्ता की है। मेकिंग ऑफ ए जर्नल, ए हिमालयन इको, लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने लिखी है। इट्स वंडरफुल लाइफ जो है, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, रस्किन बांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन सारी किताबों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। SBI लॉन्चेज आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी, कह सकते हैं देश की सबसे बड़ी, भारतीय स्टेट बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। अंडर दिस न्यू प्रोडक्ट लोन अप टू 100 करोड़, यह 100 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जैसे कि आप इंटायर हेल्थ केयर सिस्टम, ये जो प्रोवाइड कराया जाएगा, दिस 100 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू द इंटायर हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब्स, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, इंपोर्टर्स, लॉजिस्टिक फर्म आदि को यह उपलब्ध कराया जाएगा। और इस लोन को 10 सालों में चुकाना होगा। तो इसमें जो 100 करोड़ है मेट्रो शहरों के लिए आरोग्यम में, और फिर टियर 2 और शहर केंद्रों में 20 करोड़ रुपए, इसी तरह टियर 2 और टियर 6 केंद्रों में 10 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा सकेगा। तो ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं स्पोर्ट न्यूज में। मालोर्का चैंपियनशिप, तो टॉप सीड रूस के हैं डेनिल मेदवेदेव ऑफ रसिया डिफीटेड स्पेन्स पाब्लो कारेनो बुस्ता को इन्होंने हराकर मालोर्का ओपन के
फाइनल में इन्होंने जगह बनाई है। और दोस्तों फाइनल में इनका सामना अमेरिका के सैम क्वेरी से होगा। इन्होंने फ्रांस के एड्रियन मानारिनो को हराया है। इस तरह से मेदवेदेव की अपने 1080p टूर ट्रॉफी हार्ड कोर्ट में जीती है। जैसे हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट बताया ना, तो यह ग्रास कोर्ट में पहली बार खिताब जीतने का इनका मौका रहेगा। और दोस्तों यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात टू होस्ट T20 वर्ल्ड कप फ्रॉम अक्टूबर 17 टू नवंबर 14, यानी अक्टूबर 17 से नवंबर 14 तक चलेगा संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप। कुछ मैच ओमान में भी खेले जाएंगे, तो यह फैक्ट इसको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। तो इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है आज, अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। तो यह हर साल 26 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नशीली वस्तुओं और पदार्थों के निवारण हेतु 7 दिसंबर 1987 को यह प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद से हर साल यह मनाया जाता है। तो इस बार का जो यह थीम है, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। जैसा कि कल भी हमने ओलंपिक के बारे में चर्चा की थी, आज हम बात कर रहे हैं इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक गेम, यानी भारत का ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन क्या है। तो इसका भारत में ओलंपिक खेलों का जो ओलंपिक खेलों में जो भारत का प्रदर्शन वही है जो भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रदर्शन रहता है। तो इंडियाज हिस्ट्री इन द ओलंपिक बिगन विद द 1900 पेरिस ओलंपिक वेयर नॉर्मन गिलबर्ट पिचार्ड, इसके बारे में मैंने कल बताया था। तो 1900 में पार्टिसिपेट किया और भी एंग्लो इंडियन, इन्होंने 2 रजत पदक जीता। उसके बाद 20 सालों तक पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर 1920 में बेल्जियम के एंटवर्प को ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिला। फिर भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने दिया। और इसके बाद 28 से ही सिलसिला शुरू हो गया। 32, 36, 48, 52, 56 लगातार भारत ने स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका को 24-1 से हराया था, वो रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। और 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक में भारत ने पहली बार हॉकी के अलावा कुश्ती में भी पदक जीता, केएल जाधव जी ने जीता था। इसी तरह से 1960 में रोम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत का सिलसिला थम गया। और किसने थामा? पाकिस्तान ने। तो रजत पदक से ही भारत को संतोष करना पड़ा। और उसी साल 1960 में एक और भी घटना घटित हुई, जो अभी हाल ही में मिल्खा सिंह जो है उड़न सिख के नाम से जाने जाते थे, वह जो है 4थे स्थान, हालांकि उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था लेकिन पदक नहीं जीत पाए थे। तो इस तरह से जो है वह 1960 में नहीं जीत पाने का उनको काफी मलाल था। फिर बाद में पाकिस्तान गए और वहां पर उन्होंने जीता, तो वहीं के राष्ट्रपति ने उनको जो है उड़न सिख का जो है उपाधि दिया था। फिर 1964 में भारत ने बदला ले ही लिया, 1-0 से पाकिस्तान को हराकर रोम ओलंपिक की हार का बदला ले लिया और स्वर्ण पदक जीता। फिर 1968 में मैक्सिको और 1972 में म्यूनिख में भारत ने कांस्य पदक जीता। फिर 1996 में लेंडर पेस, हाँ युवक खिलाड़ी हुआ करते थे, बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने जो है कांस्य पदक जीता भारोत्तोलन में। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रालय में हैं, डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। फिर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के साथ साथ 3 पदक आया, यानी जो है 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 कांस्य पदक। विजेंद्र सिंह मुक्केबाज और सुशील कुमार जो कि इस समय कानूनी दांवपेच से जूझ रहे हैं। और 2012 में लंदन में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता था, जिसमें विजय कुमार निशानेबाज, सुशील कुमार कुश्ती में रजत पदक जीते थे। इस तरह से 2012 में साइना नेहवाल, मैरी कॉम और गगन नारंग ने कांस्य पदक। तो इनका याद रखना, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मैरी कॉम का नाम तो सुना ही हुआ मुक्केबाजी, गगन नारंग निशानेबाज थे। और रियो डी जेनेरो, इसको डी जेनेरो कर लीजिएगा, हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, तो 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था, जिसमें पीवी सिंधु बैडमिंटन में रजत पदक और साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सूरज उपाध्याय, मोहम्मद हसन, ज्योति गर्ग, एकता
अंकिता राठौर, सुभाष रानी, साई तेजा डुग्गी, स्वप्निका सिंह, मोनी गुप्ता, अंकित छिब्बर, हरि रोमन, अजय सिंह, उज्जवल चौबे, सतीश कुमार दुबे, मोनिका तिवारी, विनोद जायसवाल, संजय नेगी, अदिति, मंटू कुमार, फील प्राउड, मधु आशुतोष, नाइम अंसारी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। दो लोगों ने प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न ज्योति गर्ग का है कि मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, और नाइम अंसारी जी ने पूछा है कि प्लीज एक्सप्लेन CIIHR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड। तो आइए एक एक करके हम आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर लेते हैं। सबसे पहले ज्योति गर्ग जी का, इन्होंने कहा मैनचेस्टर। तो याद रखिएगा मैनचेस्टर कहाँ है? ब्रिटेन में शहर हुआ करता है, अभी भी है, इसका अस्तित्व है। तो यहां पर जब औद्योगिक क्रांति हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो भारत से कच्चा माल ब्रिटेन जाता था और वहां से वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी सबसे बड़ा हब हुआ करता था मैनचेस्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो वहां से जो है कपास यहां से निर्यात किया जाता था और वहां पर इसका बना करके जो है इसको फिर हमारे ही देश में दुगने दामों में बेचा जाता था। तो इस तरह से जो है वह सबसे बड़ा सेंटर था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रूप में वर्ल्ड का। तो इस तरह से विश्व में जहां भी यह सेंटर डेवलप हुए तो तुलना की जाने लगी कि जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, इसी तरह से जैसे जापान का मैनचेस्टर ओसाका, ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पोलो, इस तरह से कहा जाने लगा। तो यह जैसे बोस्टन भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, इसलिए अहमदाबाद को भी पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरा नाइम अंसारी जी का। तो CIIHR जो उत्कृष्टता पुरस्कार है, यह जो है दिस अवार्ड इज बेस्ड ऑन CII एक्सिम बैंक उत्कृष्टता पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड पर आधारित है, जिसमें मानव संसाधन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे वर्तमान स्थिति को मापकर स्वमूल्यांकन और इस प्रकार के समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतराल की पहचान करता है। उसके बाद ही अवार्ड यह दिया जाता है। विभिन्न मानव संसाधन पहलों की स्थिति और कमियों की पहचान करने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है। मानव संसाधन प्रबंधन में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की सामान्य समझ विकसित करने के आधार पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो समझ में आई बात। अब आते हैं आप लोगों के प्रश्नों में। विथ विच कंट्री आर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी करेंटली पार्टिसिपेटिंग इन पैसेज एक्सरसाइज? यूके, सिंगापुर, अमेरिका, जापान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has ranked first in the implementation of the smart city project of the central government? Odisha, Assam, UP, Maharashtra. And next question, according to the Brand Finance Hotels 50 2021 report, which brand has topped the list of the world's strongest hotel brand? Oberoi, Taj, Shangri-La, ITC. And next question है, which country will be providing $93 million worth of cold chain equipment and other necessary assistance to India? अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया. And next question है, ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड is a joint cooperation between India and which other country? भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार. And next question है, when was the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना introduced? 2014, 15, 16 or 17? And next question है, who has been named as the ambassador of Forest Frontline Heroes by the Worldwide Fund for Nature India? रामचरण, उपासना कामिनेनी, अनुष्पाला कामिनेनी या सुरेखा कोनिदिल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिल मेदवेदेव इज ए टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? फ्रांस, रूस, जर्मनी, सर्बिया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे ऑब्जर्व? 23 जून, 24, 25 या 26 जून? एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पोर्ट हैज इंडिया रजिस्टर्ड इट्स बेस्ट परफॉर्मेंस सो फॉर इन द ओलंपिक गेम? यानी अभी तक ओलंपिक खेलों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस खेल का रहा है? हॉकी का रहा है, कुश्ती का, मुक्केबाजी का या निशानेबाजी का? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी किया करें एंड बेल आइकन जरूर दबाया करें। थैंक यू दोस्तों।